आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक और महत्वपूर्ण टॉपिक अपने फोर्थ चैप्टर का, जिसका नाम है सहगर्भता का चिकित्सीय समापन। तो यहाँ पर सहगर्भता का मतलब है प्रेगनेंसी और चिकित्सीय समापन का मतलब है चिकित्सीय विधियों द्वारा सहगर्भता या गर्भावस्था को नष्ट करना या समाप्त करना। तो इसको मैं अंग्रेजी में कहते हैं सहगर्भता का चिकित्सीय समापन को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या इसको अपन शॉर्ट में कहते हैं MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब इसमें चिकित्सा में कुछ दवाइयाँ देकर या ड्रग देकर जो प्रेगनेंसी है, गर्भावस्था, उसको पूरा होने से पहले ही समाप्त कर देना, ये MTP कहलाता है। तो ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियाँ जिसमें MTP आवश्यक होता है या MTP करवाया जाता है, तो सभी बातें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आखिर MTP होता क्या है? तो एक ये प्रश्न बनता है, MTP का पूरा नाम लिखिए। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP है, इसको हिंदी में कहते हैं अपन सहगर्भता का चिकित्सीय समापन। यानी प्रेगनेंसी को 9 महीने पूरा होने से पहले ही बीच में ही ख़त्म कर देना, नष्ट कर देना, जिसको अपन गर्भ को गिराना या गर्भपात करवाना भी नॉर्मली कहते हैं। तो इसका मतलब है गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले ही जानबूझकर या अपनी इच्छा से, जो कपल होता है वो अपनी इच्छा से गर्भ को समाप्त करने की प्रक्रिया को प्रेरित गर्भपात या चिकित्सीय समापन सहगर्भता चिकित्सीय गर्भता समापन कहते हैं। प्रेरित गर्भपात, जिसको अपन गर्भपात मतलब एबॉर्शन भी इसको अपन कहते हैं। तो गर्भावस्था पूरी होने से पहले अगर अपनी इच्छा से गर्भ को समाप्त कर दिया तो उसे हम MTP या गर्भता का चिकित्सीय समापन कहते हैं। जनसंख्या को घटाने के लिए चिकित्सीय गर्भता समापन MTP की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि इसमें गर्भ को समाप्त कर दिया जाता है तो नए बच्चे पैदा नहीं हो पाते हैं। लेकिन जनसंख्या घटाना इसका उद्देश्य नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि निश्चित है कि MTP ने जनसंख्या को घटाया है, लेकिन जनसंख्या घटाना इसका उद्देश्य नहीं है। भारत सरकार ने MTP यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के दुरुपयोग का मतलब है इससे जो कन्या भ्रूण हत्याएं वो बढ़ गई थी। बीच में कन्या भ्रूण हत्या की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, कन्याओं की हत्या करने लगे थे लोग। तो इसका दुरुपयोग रोकने के लिए 1971 में, ये इम्पोर्टेंट बात है कि भारत सरकार ने MTP का दुरुपयोग रोकने के लिए, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं सोनोग्राफी या एमनियोसिंथेसिस टेक्निक के द्वारा गर्भ में पल रहे, तो क्या होते हैं कुछ लोग सोनोग्राफी या एमनियोसिंथेसिस जैसी तकनीक का उपयोग करके गर्भ में कन्या का पता लगा लेते हैं, फिर उसका दुरुपयोग करके कन्या भ्रूण हत्या को अंजाम देते हैं। तो भारत सरकार ने MTP के दुरुपयोग को रोकने के लिए 1971 में MTP एक्ट 1971 बनाया। यानी MTP एक्ट 1971 एक अधिनियम बना दिया जो कुछ विशेष परिस्थितियों में ही चिकित्सीय सहगर्भता समापन यानी MTP को कानूनी स्वीकृति प्रदान करता है। यानी व्यक्ति की इच्छा के अनुसार भी हर समय MTP नहीं करवाया जा सकता। कुछ विशेष परिस्थितियां निर्धारित कर दी इस कानून ने कि इन परिस्थितियों में ही MTP करवाया जा सकता है, वरना नहीं करवाया जा सकता। तो एक तरह से कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाया गया कदम था। तो वो कौन कौन सी परिस्थितियाँ जिसके अंतर्गत MTP को स्वीकृति प्रदान की गई है, तो वो देखिए वो टेक्निक कौन कौन सी है। तो सबसे पहले उन्होंने लिखा है चिकित्सीय सहगर्भता समापन की विशेष परिस्थितियाँ, कि ऐसी कौन कौन सी स्थितियाँ है जिसके अंदर गर्भ को समाप्त किया जा सकता है बीच में ही। तो पहली है अनचाही गर्भावस्था या सहगर्भता से मुक्ति पाना, कि कोई कपल था, दंपति थे, उनके वो गर्भावस्था को नहीं चाह रहे थे, तो उस स्थिति को भी इस MTP के द्वारा ख़त्म किया जा सकता है। लापरवाही से या असुरक्षित यौन संबंधों से उत्पन्न गर्भावस्था, या लापरवाही या असुरक्षित यौन संबंध थे, उससे कोई गर्भावस्था उत्पन्न होगी तो उससे मुक्ति पाने का जरिया एक MTP हो सकता है। बलात्कार जैसी घटनाएं, जो रेप केसेस होते हैं, उनके कारण से अगर उत्पन्न सहगर्भता है तो उसको भी ख़त्म किया जा सकता है MTP के द्वारा। मैथुन के समय गर्भ निरोधक उपाय है, चाहे वो निरोध है या अन्य कोई डायफ्राम है या स्पंज है, तो उनका अगर असफल हो गए वो, तो उनके गर्भ निरोधक उपायों के असफल होने के कारण उत्पन्न सहगर्भता,
जब ये सिद्ध हो जाता है कि गर्भनिरोधक उपाय अपनाए गए थे और वो फेल हो गए, फिर उसके फेल होने के कारण सगर्भता उत्पन्न हुई है, तो उसको भी एमटीपी के द्वारा ख़त्म किया जा सकता है। या ऐसी कुछ स्थितियाँ, ये सगर्भता की ऐसी स्थिति जिसके कारण, यानी प्रेगनेंसी, कोई लेडी प्रेग्नेंट है और उसकी ऐसी स्थिति है जिसके कारण माँ या भ्रूण अथवा दोनों को जान का खतरा हो। यदि वो सगर्भता है उसको बनाए रखा गया तो उस सगर्भता के कारण, प्रेगनेंसी के कारण उसकी माँ को या भ्रूण को जान का खतरा हो सकता है, तो बीच में ही उसको एमटीपी करा के उस जान के खतरे को कम किया जा सकता है। एक स्थिति ये हो सकती है कि माता के गर्भ में शारीरिक और मानसिक रूप से रोगग्रस्त भ्रूण उपस्थित हो। डॉक्टर्स ने पहले ही जब जांच करके पता लगा लिया कि जो माता के गर्भ में जो भ्रूण पल रहा है वो शारीरिक रूप से रोगग्रस्त है या मानसिक रूप से भी वो रोगग्रस्त है, तो ऐसी स्थिति में भी एमटीपी करवाया जा सकता है यदि ये बात सिद्ध हो जाती है। तो कुछ ये विशेष परिस्थितियाँ होती है, उसी में एमटीपी को मंजूरी दी जाती है। देखिए फिर हमने नोट डाल के लिखा है कि नोट एमटीपी गैर कानूनी रूप से अकुशल नीम हकीमों के करवाने पर जानलेवा हो सकता है। कुछ लोग क्या करते हैं, एमटीपी को गैर कानूनी तरीके से, जो अकुशल अप्रशिक्षित नीम हकीम होते हैं उनसे एमटीपी करवा लेते हैं, फिर उनको अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। तो एमटीपी प्रशिक्षित डॉक्टर की देखरेख में ही होना चाहिए। यदि इनमें से कोई परिस्थितियां हैं, जो ऊपर हमने जो परिस्थितियां पढ़ी थी उनमें से कोई ऐसी परिस्थिति है, तो एक प्रशिक्षित डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और उसकी देखरेख में एमटीपी होना चाहिए, ताकि गंभीर परिस्थिति उत्पन्न नहीं हो, माता को या माँ को या औरत को जान का खतरा नहीं हो। तो अप्रशिक्षित डॉक्टर के पास ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, प्रशिक्षित डॉक्टर की ही सलाह लेनी चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात है इसके अंदर। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं सुरक्षित चिकित्सीय सगर्भता अवधि कि अगर प्रेगनेंसी 9 मंथ होती है, 9 महीने की टोटल प्रेगनेंसी है, इस 9 मंथ की प्रेगनेंसी के अंदर कौन सा ऐसा समय है जिसके अंदर एमटीपी करवाया जा सकता है या कितने समय बाद में बिल्कुल भी नहीं करवाया जा सकता। तो देखिए सबसे सुरक्षित तरीका है सगर्भता की पहली तिमाही, यानी प्रथम 3 महीने, पहला महीना, दूसरा महीना और तीसरा महीना, प्रेगनेंसी के प्रथम 3 माही अथवा सगर्भता के 12 सप्ताह तक की अवधि में अगर एमटीपी करवाया गया एमटीपी काफ़ी सुरक्षित माना जाता है। तो 12 सप्ताह तक की अवधि का या प्रथम 3 महीने के अंदर अंदर अगर एमटीपी करवा लिया गया तो ये माता के लिए सुरक्षित है, उसको जान का खतरा नहीं होता है। इसके बाद यदि द्वितीय तिमाही यानी चौथे, पाँचवें और छठवें महीने में, यानी 4, 5 और छठवें महीने के अंदर अगर एमटीपी करवाया जाता है तो ये गर्भपात या एमटीपी बहुत ही संकटपूर्ण और घातक होता है। ये माता के लिए जान का भी इसमें खतरा हो सकता है, उसके लिए खतरनाक हो सकता है। तो प्रथम 3 महीने या पहली तिमाही या प्रथम तिमाही या 12 सप्ताह तक की अवधि के अंदर एमटीपी सबसे सुरक्षित माना जाता है। भारत सरकार ने क्या किया है, भारत सरकार द्वारा अनैच्छिक का मतलब बिना इच्छा के, तो भारत सरकार द्वारा अनैच्छिक गर्भपात को रोकने को कम करने, मातृ मृत्यु दर एवं विकृतियुक्त बच्चे की जन्म की घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से कि अनैच्छिक गर्भपात भी नहीं हो, मातृ मृत्यु दर भी कम हो और जो विकृतियुक्त यानी दोषयुक्त जो बच्चे जन्म लेते हैं उनकी घटनाएं भी कम हो, इसके लिए चिकित्सीय सगर्भता समापन अधिनियम संशोधन 2017 पारित किया। 2017 में जो एमटीपी एक्ट था 1971 वाला, उसमें कुछ संशोधन कर दिए भारत सरकार ने। तो अब ये संशोधन क्या थे, तो इस अधिनियम के अनुसार कुछ संशोधन किए गए कि एक पंजीकृत चिकित्सक यानी एक रजिस्टर्ड डॉक्टर की राय पर विशेष परिस्थितियों में 12 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है। बिना रजिस्टर्ड डॉक्टर के एमटीपी नहीं करवाया जा सकता। अगर रजिस्टर्ड डॉक्टर है, वो राय देते हैं, सलाह देते हैं कि आपको एमटीपी करवाना ज़रूरी है, तो 12 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है एक पंजीकृत डॉक्टर की या चिकित्सक की राय से। 2 पंजीकृत चिकित्सकों, 2 अगर रजिस्टर्ड डॉक्टर है उनकी एक राय है, दोनों की राय एक है, तो 2 पंजीकृत चिकित्सकों की एक राय पर 12 सप्ताह से अधिक एवं 24 सप्ताह से कम अवधि की गर्भावस्था को निम्न आधार पर समाप्त किया जा सकता है। अब अगर 12 सप्ताह से अधिक की कोई गर्भावस्था हो गई या 24 सप्ताह से कम है,
तो 2 रजिस्टर्ड डॉक्टर की राय, एक राय होना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें माता की जान को खतरा भी होता है, तो ये घातक भी होता है। तो 2 डॉक्टर्स की जब एक राय होती है कि ये एमटीपी करवाना ज़रूरी है, वरना माँ की जान को खतरा हो सकता है या बच्चा दोषपूर्ण पैदा हो सकता है, तो 2 डॉक्टर, रजिस्टर्ड डॉक्टर जब एक राय दे देते हैं, तब 12 सप्ताह से अधिक और 24 सप्ताह से कम अवधि की गर्भावस्था को भी समाप्त किया जा सकता है, उसका भी एमटीपी करवाया जा सकता है। वो कौन कौन सी स्थितियां हैं, वो देखिए, वो ये स्थितियां हैं 2 कि यानी एक डॉक्टर की राय से तो 12 सप्ताह तक, और 2 डॉक्टर, रजिस्टर्ड डॉक्टर की राय में 12 सप्ताह से अधिक और 24 सप्ताह की कम अवधि की भी गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है। वो 2 स्थितियाँ ये है, वो ये है कि पहले ये है कि अगर गर्भावस्था की निरंतरता, यानी गर्भावस्था चल रही है, उसकी निरंतरता में गर्भवती महिला के जीवन के लिए जोखिम या गंभीर शारीरिक चोट या शारीरिक या व मानसिक स्वास्थ्य पर खतरा हो, कि गर्भावस्था रखने पर उस महिला के जीवन को खतरा है, उसको कोई गंभीर शारीरिक चोट आ सकती है, उसको कोई मानसिक स्वास्थ्य खराब हो सकता है, तो 2 डॉक्टर की सलाह से 12 सप्ताह से अधिक और 24 सप्ताह से कम अवधि का भी एमटीपी करवाया जा सकता है। दूसरा इसका कारण हो सकता है शारीरिक व मानसिक असामान्यताओं से, यानी शारीरिक और असामान्य मानसिक रूप से कोई बच्चा है वो असामान्य है, तो उस असामान्यता से पीड़ित या गंभीर विकलांग बच्चे के जन्म लेने की संभावना का खतरा हो। डॉक्टर ये बता देता है कि आपके गर्भ में एक शारीरिक और मानसिक असामान्यताओं से ग्रस्त एक बच्चा है जो कि गंभीर विकलांग भी हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में भी एमटीपी 12 सप्ताह से अधिक अवधि में करवाया जा सकता है। इसके लिए शर्त है कि इसमें 2 रजिस्टर्ड डॉक्टर की एक राय होनी चाहिए। फिर देखिए इसके अंदर अभी वर्तमान में क्या हो रहा है कि चिकित्सीय सगर्भता अधिनियम जो 1971 था, उसमें 2021 में संशोधन और कर दिया गया है। तो चिकित्सीय सगर्भता अधिनियम संशोधन 2021 में कर दिया गया है, जो कि राज्यसभा से पास हुआ है। इसके अनुसार एक मेडिकल बोर्ड, एक पूरा मेडिकल बोर्ड होता है डॉक्टर्स का, उस मेडिकल बोर्ड की राय पर विशेष परिस्थितियों में 24 सप्ताह के बाद भी, ये इम्पोर्टेंट बात है, सगर्भता यानी प्रेगनेंसी को समाप्त किया जा सकता है। तो उसमें एक मेडिकल बोर्ड होता है जिसके अंदर डॉक्टर्स होते हैं, रेडियोलॉजिस्ट होता है, एक गायनिक डॉक्टर्स होते हैं, सर्जन होते हैं, तो एक पूरा मेडिकल बोर्ड होता है। अगर वो एक राय देता है कि इसमें एमटीपी बहुत ज़रूरी है, तो 24 सप्ताह की अवधि के बाद भी एमटीपी करवाया जा सकता है, लेकिन शर्त है कि उस मेडिकल बोर्ड की, रजिस्टर्ड मेडिकल बोर्ड की एक राय इसमें होनी चाहिए। तो ये था हमारा एमटीपी, जिसमें हमने कंप्लीट एमटीपी को पढ़ा है, तो आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ लेते हैं इसी के अंदर एक टॉपिक और, यौन संचारित रोग। देखिए यौन संचारित रोग क्या है, तो यौन संचारित रोग जिसको अपन अंग्रेजी में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी बोलते हैं, ये इसको अपन बोलते हैं एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज, यानी सेक्सुअली तरीके से, यौन तरीके से, असुरक्षित यौन संबंध से ऐसे कुछ रोग होते हैं जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के अंदर संचारित हो सकते हैं। तो ऐसे रोग कहलाते हैं एसटीडी या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिनको हिंदी में कहते हैं यौन संचारित रोग। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है एसटीडी का पूरा नाम लिखिए, तो एसटीडी का मतलब है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। देखिए यौन संचारित रोग ऐसे संक्रामक रोग है, संक्रामक का मतलब जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, तो ऐसे संक्रामक रोग है जो मैथुन द्वारा संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में संचारित होते हैं। तो मैथुन क्रिया से अगर कोई ऐसा संक्रमित व्यक्ति है, उससे स्वस्थ व्यक्ति के अंदर कोई रोग संचारित होता है यौन क्रिया के द्वारा, तो उसको अपन यौन संचारित रोग कहते हैं। इन्हें देखिए, इनका कुछ नाम और है, इनको रति रोग भी कहते हैं, या इनको गुप्त रोग भी कहते हैं, या अंग्रेजी में इसको बोलते हैं वेनेरियल डिजीज़, या इसको शॉर्ट में कहते हैं वीडी। तो यहाँ पर वीडी का भी पूरा फॉर्म याद रखिएगा, वेनेरियल डिजीज़ या रति रोग या गुप्त रोग। वेनेरियल का मतलब होते हैं, यहाँ पर एक ये वर्ड है जिसका मतलब होता है गोडेज ऑफ लव, यानी गोडेज ऑफ लव यानी मतलब सेक्सुअली लव, इसका एक अर्थ है जिसके द्वारा सेक्सुअली अट्रैक्शन के द्वारा ये रोग चूँकि फैलते हैं, तो इसको वेनेरियल डिजीज़ भी कहते हैं। अथवा इसका एक नाम और है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन,
तो इन्फेक्शन है, एक संक्रमण है, तो इनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या शॉर्ट में इसको बोलते हैं STI, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, अथवा इसको जनन मार्ग संक्रमण, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन या RTI भी इनको कहते हैं। तो इनको STD, STI, VD या RTI इनको बोला जाता है। तो इस रोग का प्रमुख कारण क्या है? तो ये यौन संचारित रोग का अगर प्रमुख कारण देखें, सबसे महत्वपूर्ण कारण वो है असुरक्षित यौन संबंध। असुरक्षित यौन संबंध ये सबसे बड़ा कारण है। असुरक्षित जब यौन संबंध होता है बिना किसी निरोध के या बिना किसी सेप्टिक प्रिकॉशन के, तब यौन संचारी रोगों की संभावना होती है। इसके कारण अनेक STD हो सकते हैं। अगर असुरक्षित यौन संबंध होते हैं तो अनेक STD हो सकते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? जैसे सुजाक या गोनोरिया, सिफिलिस, सुजाक या गोनोरिया, सिफिलिस, हर्पीज़ में जैसे एक जेनेटल हर्पीज़ है जो कि काफ़ी घातक रोग है, क्लेमेडिया है, ट्राइकोमोनियसिस है जो ट्राइकोमोनोस के द्वारा हो रहा है, लैंगिक मस्से हो जाते हैं जनन मार्ग पर, यकृत शोथ बी, हेपेटाइटिस बी, या जिसको HIV या उसको एड्स भी कहते हैं। तो ये सभी STDs होते हैं। तो इनमें कुछ बहुत ज़्यादा घातक होते हैं जिनका कोई इलाज भी नहीं है, तो उनका बचाव इलाज होता है और कुछ का इलाज संभव भी है। तो इनको डिटेल से अपन एक जो मानव जो रोग पढ़ेंगे उसके अंदर तब कंप्लीट इनको पढ़ेंगे अपने चैप्टर में अलग से। तो अभी इनको आप नाम याद रखिएगा, जैसे गोनोरिया, सिफिलिस, हर्पीज़, जेनेटल हर्पीज़, क्लेमेडिया, ट्राइकोमोनियसिस, लैंगिक मस्से, यकृत बी, HIV, एड्स, ये STDs होते हैं। इनमें से कुछ संक्रमण जैसे एड्स या जिसको HIV के द्वारा होता है, या यकृत बी है आदि का संक्रमण संक्रमित व्यक्ति को लगी हुई सुई का उपयोग करने से। इनका कुछ ऐसे रोग हैं STD जिनका संक्रमण जरूरी नहीं है असुरक्षित यौन संबंध से हो, उसके दूसरे तरीके से भी इनका संक्रमण हो सकता है। जैसे कोई संक्रमित व्यक्ति से किसी को इंजेक्शन लगा हो तो वो इंजेक्शन कोई स्वस्थ व्यक्ति ने लगा लिया, तो संक्रमित व्यक्ति से लगी हुई सुई का उपयोग करने से। हालांकि आजकल इसकी संभावना क्यों कम है, क्योंकि डिस्पोजेबल सिरिंज आती है, तो उसको एक व्यक्ति को एक ही इंजेक्शन उससे लगाया जाता है। शल्य क्रिया से संक्रमित औजारों से, यानी किसी का ऑपरेशन किया गया पहले जो कि एड्स से ग्रसित था, और वो जो औजार थे वो अच्छी तरीके से उनको साफ नहीं किए गए, और स्वस्थ व्यक्ति को जब वो जो औजार काम में ले लिए गए ऑपरेशन करने में, तब उस व्यक्ति को भी ऐसा हो सकता है। या संक्रमित रक्तदान से, यानी संक्रमित रक्त किसी व्यक्ति को चढ़ा दिया तो उससे भी ये हो सकता है, या संक्रमित माता से उसके गर्भ शिशु को भी हो सकता है। तो HIV, एड्स या यकृत के ये अन्य तरीके हैं जिसके द्वारा ये स्वस्थ व्यक्ति के अंदर फैल सकता है। HIV, एड्स या यकृत बी और जेनेटल हर्पीज़ के संक्रमण को छोड़कर, जैसे ये घातक डिजीज़ है HIV, एड्स जो HIV से फैलता है, यकृत बी और जेनेटल हर्पीज़, इनके संक्रमण को छोड़कर बाकी सभी यौन रोग पूरी तरह से उपचार योग्य है यदि प्रारंभ में ही इनकी पहचान कर उचित ढंग से उपचार किया जाए। यदि प्रारंभ में ही स्टार्टिंग में ही जो STDs होते हैं उनका पता लग जाए और डॉक्टर को दिखा दिया जाए तो इनका इलाज संभव होता है। अन्य रोगों का उपचार क्या है? इनका बचाव ही उपचार है। जैसे एड्स का कोई इलाज नहीं है, इसका बचाव ही उपचार है। यकृत बी का, जेनेटल हर्पीज़ का, इनका बचाव ही उपचार है। एक बार होने के पश्चात इनका फिर कोई इलाज संभव नहीं होता है। STD किसी भी व्यक्ति को हो सकते हैं, लेकिन 15 से 24 वर्ग की आयु वर्ग के लोगों में, जो कि एक किशोरावस्था की मुख्य आयु होती है, तो 15 से 24 वर्ष के आयु के लोगों में STD बहुत अधिक होता है। और ये देखने में आया है कि 15 से 24 साल के व्यक्तियों में STD की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो इनको जागरूक करना है इस संबंध में। तो ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जिनके द्वारा हम इनसे बच सकते हैं? तो यौन संचारित रोगों से बचने का उपाय पढ़ते हैं अपन। देखिए, किसी अनजान व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों से साथ यौन संबंध नहीं रखें। ये पहला उपाय है कि किसी भी अनजान व्यक्ति से या एक से ज़्यादा व्यक्तियों से कभी भी यौन संबंध, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होना चाहिए। मैथुन क्रिया के समय निरोध का या जैसे कंडोम है उनका उपयोग करना चाहिए, इनका उपयोग करें। यदि किसी रोग की कोई आशंका है, यदि फिर भी लग रहा है कि कोई रोग हो सकता है, तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेकर पूरा इलाज करवाएं। तो ये कुछ उपाय हैं जिनके द्वारा STD से बचा जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है
कि कभी भी अनजान व्यक्ति से या दूसरे व्यक्ति से यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए, और खुद के पार्टनर से यौन संबंध है वो उसका उपयोग सेप्टिक प्रिकॉशन यानी कुछ गर्भ निरोध का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे निरोध है, और फिर भी कोई रोग की आशंका होती है तो डॉक्टर की सलाह लेकर इलाज करवाना चाहिए। तो ये आज के वीडियो में हमने एक तो STD पढ़ी है और हमने जो MTP पढ़ा है, वो दोनों ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस पार्ट का जो बचा हुआ चैप्टर है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। बायोलॉजी के नवीनतम वीडियो देखने के अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। थैंक यू।